शास्त्र पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें परिचय इसमें दिया गया है जो NCERT यूपी बोर्ड की है, उसमें हमने ये नोट्स बनाए हैं। इसी के अनुसार हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ने को पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है और ये इस तरह से विषय में आया। ठीक है, एक विषय के रूप में निकल के आया। तो मनुष्य की आवश्यकताएं उपलब्ध साधनों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। ये संसाधनों की दुर्लभता को जन्म देती हैं। तो यहाँ अर्थ है कि जो मानव की आवश्यकताएं हैं, जो भी उपलब्ध हमारे पास संसाधन हैं, उसकी तुलना में ये कहीं ज़्यादा हैं। यानी मानव की आवश्यकताएं ज़्यादा हैं और संसाधन कम हैं। ये संसाधनों की दुर्लभता को जन्म देती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये संसाधनों की कमी महसूस कराती है। ठीक है, ये आवश्यकताएं, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं। संसाधनों की दुर्लभता एक ऐसा सत्य है जिसने अर्थशास्त्र को जन्म दिया है। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि जो संसाधनों की उपलब्धता है, यानी संसाधनों की कमी है, इसी से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि हमें वस्तुओं की कमी महसूस हुई है, नहीं कमी लगी, तो हम क्या कर सकें, उसी के वैकल्पिक प्रयोग करने लगे। ये अर्थशास्त्र को जन्म मिला। ठीक है, एक विषय के रूप में कैसे हम संसाधनों को, उतने लिमिटेड संसाधन हैं, उनको कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जो हमें अधिक से अधिक संतुष्टि दे, आवश्यकताओं को पूरा कर दे। ठीक है, आगे चलते हैं। संसाधन केवल दुर्लभ नहीं होते, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। यहाँ अर्थ है कि संसाधन केवल दुर्लभ नहीं होते, यानी संसाधन केवल कम ही नहीं होते, यानी सीमित ही नहीं होते। यहाँ कहने का मतलब है संसाधन सीमित तो होते ही हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है उतनी ही संसाधनों से हमें वैकल्पिक प्रयोग करना है। ठीक है, विकल्प के तौर पर हमें प्रयोग कर लेना है। इसमें चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि हमें संसाधन किस तरह से, यानी कि हमें लिमिटेड संसाधन रिसोर्स है, हमारे पास संसाधन है, और उनका कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाए। ठीक है, यानी कि कौन सी हमें कॉम्बिनेशन चुनना है, ये हमें समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है। चयन की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कौन से संसाधन चुने, दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के आवंटन से संबंधित है। यानी दुर्लभ बोले तो कम ही संसाधन है, इसके वैकल्पिक प्रयोगों के आवंटन से संबंधित है, किस तरह हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, वैकल्पिक। तो चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, वहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, वो बहुत छोटा सा, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया कि अर्थशास्त्र के क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है, यहाँ से शुरुआत होगी मुख्य रूप से। तो पहला, अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं, इसके विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक वैसा वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं। ठीक है, यहाँ कम संसाधन कम है लेकिन वैकल्प हम लोग तलाश सकते हैं, इसके विवेकशील यानी कि दिमाग लगा के हमें प्रयोग पर केंद्रित है, यानी प्रयोग केंद्रित है, यानी कह सकते हैं वैकल्पिक रूप से प्रयोग कर लेना है जो भी हमारे पास संसाधन है उनको, जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। ठीक है, आर्थिक कल्याण अधिकतम हो, यानी मानव का जो कल्याण है। आगे चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है। यहाँ आप लोग समझ में आ गया अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है, ठीक है, जो दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं, दुर्लभ बोले तो कम संसाधन हैं जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं। वैकल्पिक बोले तो हमें विकल्प तलाशना है कि संसाधनों को कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाए। ठीक है, जिससे हमें अधिक से अधिक संतुष्टि मिल जाए। इसके विवेकशील हो तो हमें अपने दिमाग लगा के, ठीक है, विवेकशील यानी कि यही कह सकते हैं सिंपल भाषा में, प्रयोग पर केंद्रित है, यही हमें प्रयोग करना है। ठीक है, जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। ठीक है, यानी संतुष्टि अधिकतम हो। फिर इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र एक भाग है और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए पढ़ते हैं। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की
व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी एक इकाई का किसी की भाई एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, व्यक्तिगत इकाई व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आगे चलते हैं। फिर है व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन। व्यक्तिगत, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन, यानी एक उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे, या एक उद्योग का संतुलन पढ़ेंगे, या व्यक्तिगत वस्तु या साधन की कीमत निर्धारण कैसे होती है, ठीक है। यहाँ कहने का अर्थ है कि किसी भी एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा। कल्याण अर्थशास्त्र, वितरण के सिद्धांत, ठीक है, इसी में पढ़ेंगे। फिर समष्टि में क्या पढ़ेंगे? समष्टि में जो समष्टि की परिभाषा है उसको देख लीजिए, फिर इसमें देखेंगे क्या पढ़ेंगे। ये आर्थिक सिद्धांत की एक वे शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है, ठीक है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेगा, ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। उदाहरण के लिए सामान्य कीमत स्तर, रोजगार का स्तर, विभिन्न आर्थिक चरों का अंतर संबंध, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये सब है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इतनी टफ नहीं है, इतनी समष्टि टफ है, समष्टि इजी है और जो व्यष्टि है वो टफ है आपकी। यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र को वृक्ष कहे तो समष्टि को जंगल या वन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ कहने का अर्थ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो एक छोटी सी शाखा है, ठीक है, और समष्टि है वो बहुत ही बड़ी शाखा है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कितना है? इसमें राष्ट्रीय आय शामिल होती हैं, रोजगार मुद्रा शामिल हो जाती है, सामान्य कीमत स्तर ये भी शामिल हो जाती है, बाकी निर्धनता, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलेगा। फिर अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था से आशय है एक क्षेत्र की उन सब उत्पादन इकाइयों के से है जिनमें लोग रोजी कमाते हैं, ठीक है, जिनमें लोग रोजी कमाते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि लोगों को जो उत्पादन होता है, यानी सर्विस या लोग अपने कार्य करते हैं, वो सब अर्थव्यवस्था में आते हैं। प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है, ठीक है, यह परिभाषा है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। फिर जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को संदर्भित करते हैं तो इससे अभिप्राय भारत की घरेलू सीमा में स्थित सभी उत्पादन इकाइयों के समूह से होता है जिनके द्वारा उत्पादन होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग होता है, फिर निवेश होता है और विनिमय, बोले तो एक्सचेंज, यहाँ निवेश है, ठीक है, विनिमय भी निवेश होता है, और लेन देन यानी व्यापार आदि की आर्थिक क्रियाएं दिखती हैं, ठीक है, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। एक अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या हैं? मूल क्रियाएं या उत्पादन होगा, फिर भोग होगा और निवेश होगा, ये आर्थिक मूल क्रियाएं हैं। फिर आगे आ जाइए, आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं क्या हैं? आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या है जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है जो आर्थिक समस्याएं हैं जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती हैं, दुर्लभता बोले तो कमी के कारण उत्पन्न होती है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप आगे चलते हैं। क्योंकि मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं, इससे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि हमें किस प्रकार से चुनाव करना है, ठीक है, यानी हमें ज़्यादा संतुष्टि कौन सी वस्तु दे सकती है, उसे खरीदना है। प्रोफेसर एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता की दोहन की समस्या है कि चयन कैसे किस वस्तु को करना है। फिर आगे आ जाइए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इसमें क्या है? इसमें क्या उत्पादन किया जाए, यानी वस्तुओं, कौन सी वस्तु को उत्पादन किया जाए, फिर है कैसे उत्पादन किया जाए, यानी तकनीकी का उपयोग, ये चयन है, ठीक है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी वस्तु अथवा आय के वितरण की समस्या यहाँ है, इसके लिए।
फिर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में से केंद्रीय समस्याओं का समाधान। केंद्रीय समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान किया गया है? पहला है बाजार अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें बाजार को महत्व दिया जाता है, यानी लाभ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ज़्यादा उसे लाभ हो, इसीलिए उत्पादन किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ देखना है कि किस पर निर्भर करता है? मांग और पूर्ति पर, शक्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, ज़्यादातर जो समस्याएं इसी पर निर्भर होती हैं। दूसरा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ये केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी उत्पादन कारक होते हैं वो सरकार के ये नियंत्रित में अर्थव्यवस्था होती है तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ सामाजिक कल्याण बोल तो जो भी पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए कार्य किए जाते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, इसका निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है, यानी सरकार द्वारा लिया जाता है, क्योंकि केंद्रीय यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध दोनों के गुण शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों के गुण शामिल होते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी। इसमें सरकारी व निजी दोनों से अस्तित्व रखते हैं, यानी दोनों का अस्तित्व होता है। मांग एवं पूर्ति के बलों पर द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसमें मांग और पूर्ति इसमें भी मतलब मांग और पूर्ति के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के निर्णय या केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति के बलों पर द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इतना डिफरेंस हो गया। इसमें कहने का अर्थ है कि सरकारी जो क्षेत्र हैं उनके निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि जो निजी क्षेत्र का निर्णय है वो कीमत और पूर्ति के अनुसार इसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, कीमत कैसी रहेगी और पूर्ति कैसी है इसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद सभी को।